हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी भाई बहन, जो भी मेरे प्यारे साथी एसएससी जीडी या फिर यूपीएससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले उन सभी के लिए शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो और आप जल्दी जल्दी अपने देश का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर एक और कदम बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स सभी को जो है मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को धुआं करते हैं। सेट नंबर ये 10वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा डिटेल से कम जाएंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बीपी पाल, एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर केसी मेहता को। तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस स्वामीनाथन। इसी को जो है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। और जो सन 1967-68 में हरित क्रांति के सूत्रपात से भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आजकल एमएसपी के ऊपर बहुत हंगामा हो रहा है। जगह जगह किसान अपने प्रदर्शन में लगे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो पहले तो जान लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वह जाए ऑप्शन नंबर सी, 1985 1985 में ही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो ये आयोग है ये जनवरी 1965 में स्थापित जो कृषि बीमा आयोग था उसी का एक बदला हुआ रूप है। अर्थात जो कृषि बीमा आयोग जो स्थापित था 1965 में, तो 1985 में इसका नाम बदलकर, रूप बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। और ये जो आयोग है कृषि उपजों की जो न्यूनतम समर्थन कीमत है, मूल्य है एमएसपी, और वसूली कीमत है और जारी जो कीमत है, उन सब की घोषणा करता है ये। और किसकी सिफारिश पर करता है? तो भाई साहब केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही ये घोषणा करता है। याद रखिए, अपनी मर्जी से ये नहीं करता। केंद्र सरकार की सिफारिश पर ये जो है एमएसपी की घोषणा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है, किसके लिए बनी है? व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु, कृषि एवं ग्रामीण बैंकों के क्षेत्रों के विकास हेतु या फिर निर्यात विकास हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ही इस नाबार्ड जो ये बैंक है, वित्तीय संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है वो भी जान लीजिएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई साहब इसकी स्थापना लिखिएगा फटाफट से आप कमेंट में, क्योंकि सारा कुछ मैं ही बताऊंगा तो आप अपने दिमाग पर क्या जोर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आपसे नहीं है पूछा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, इत्मीनान के साथ में क्वेश्चन को पढ़ा करिएगा, आदत डालिएगा। साख पर नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण या फिर रुपये के बाह्य मूल्य का नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। ये इस आरबीआई का काम नहीं है, बाकी सभी काम हैं आपके। साख पर नियंत्रण ये और ये सब तीनों ही इसके काम हैं। तो याद रखिएगा। और जो इस घाटे का नियंत्रण है तो फिर कौन करता है यदि आरबीआई नहीं करती? तो भाई साहब इस घाटे का जो नियंत्रण है वो बजट प्रस्तावों के द्वारा सरकार करती है। याद रखिएगा। और आरबीआई को हम क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक भी कहते हैं आरबीआई को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई साहब इसकी स्थापना थी सन 1935 में, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण किया था 1949 में। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? खाले, जूट उत्पाद, चीनी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जूट उत्पाद। ये भाई साहब जो भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है। जबकि जो ये खाले हैं, जो चीनी है फ्रेंड्स, जो चीनी है ऑप्शन नंबर सी, चीनी का जो भारत है वो अग्रणी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए कई बार चीनी का कभी कभी आयात भी करना पड़ता है। जबकि जो खाले हैं, जो पशुओं की खाल होती है, इनका जो परंपरागत निर्यात भी भारत से नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता। परंपरागत मतलब लगातार इसका किसका होता है? जूट उत्पाद का होता है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन सी संस्था शेयर मार्केट की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? एनएसएसओ, आरबीआई, सेल या फिर सेबी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सेबी। आप सभी ने इसके बारे में बहुत सुना होगा। भारत में शेयर मार्केट की जो क्रियाओं के नियंत्रण एवं जो नियमन है उसके लिए 12 अप्रैल 1988 को, कब? 12 अप्रैल 1988 को, ये तिथि याद रखिएगा। इसको जो है, जो सेबी है,
सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी। उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में भी इसके जो कार्यालय है वो खोले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पर? तीव्रता पर, तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य पर जो लाइट का जो कलर है, प्रकाश का रंग है, वो निर्भर करता है। और लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है भाई साहब सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, स्पेशल फैक्ट है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जबकि नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी को भी जरूर दबा देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बड़े ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। विकल्प पढ़िएगा, बम के ठीक ऊपर, बम गिरने के स्थान से आगे, बम गिरने के स्थान से पीछे, या फिर आगे या पीछे उसकी गति पर निर्भर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वीडियो को रोककर थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद बताइएगा, कमेंट में करिएगा फटाफट से। तो चलिए मैं बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बम के ठीक ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, समान गति से जो उड़ने वाले जहाज होते हैं उनसे यदि कोई चीज गिराया जाए, जैसे यहां पर बताया गया कि बम गिराए जाने पर उस बम के पृथ्वी पर पहुंचने तक जहाज बम के ठीक ऊपर रहेगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि जहाज से गिरते समय बम का जो प्रारंभिक वेग है, जो उसका स्टार्टिंग वेग है, वो जहाज के वेग से अर्थात जहाज के स्पीड के बराबर होगा। साथ ही बम पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह भी कार्य करेगा, जिससे उसका जो पथ है वो परवलयाकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, फिर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? ये क्वेश्चन भाई साहब लगातार पूछा जाता है। देखिए वायुमंडल की जो ओजोन परत है इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हर बार बनता है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चा भी बता देगा, कोई भी बता देगा, क्योंकि आप बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी गैस है? जबरदस्त धुआं 10 स्टार क्वेश्चन है, इसको छाप लीजिएगा आप। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, फिर ऑर्गन। तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों को भरने के लिए नाइट्रोजन गैस ही प्रयोग की जाती है और नाइट्रोजन गैस का जो दबाव होता है वो कम होने के कारण वायुयान के उतरते और रुकते समय विस्फोट की संभावना यहां पर कम होती है, इसी के कारण। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन ही उनके टायरों में भरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? लकड़ी का चारकोल, पशु चारकोल, नारियल का चारकोल, या फिर उपरोक्त सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने सोचा भी कभी नहीं होगा, उसमें प्रयोग किया जाता है आपका पशु चारकोल। पशु चारकोल का ही प्रयोग, जो एनिमल चारकोल होता है उसका प्रयोग किया जाता है जो कच्ची चीनी होती है उसको रंग विहीन करने के लिए, अर्थात उसको रंगहीन करने के लिए, उसे सफेद बनाने के लिए। जबकि जो लकड़ी का चारकोल है इसका जो प्रयोग होता है वो रोगाणुनाशी पदार्थ के रूप में बारूद बनाने में किया जाता है। किसमें? बारूद बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोयले की वह कौन सी किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नमी होती है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, या फिर बिटुमिनस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट। ध्यान से सुनिएगा, जो लिग्नाइट कोयला होता है इसको भाई साहब भूरा कोयला भी कहते हैं। कौन सा? भूरा कोयला भी कहते हैं लिग्नाइट कोयले को। और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो सबसे कम अर्थात न्यूनतम होती है। और कितनी होती है? केवल 20 से 35% ही होती है। जबकि नमी की बात करें तो इसमें नमी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि जो पीट कोयला है तो इस पीट कोयले को वस्तुतः कोयले की प्राथमिक अवस्था कहते हैं। पीट कोयला कोयले की प्राथमिक अवस्था होती है और इसमें भी कार्बन का जो अंश होता है वो मात्र 50 से 60% होता है, जबकि नमी अधिक मात्रा में होती है। और इसमें रेशा भी पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कई बार कि रेशा किस कोयले में पाया जाता है, तो वैसे वो पीट कोयले में पाया जाता है जो कोयले की प्राथमिक अवस्था होती है। जबकि जो एंथ्रेसाइट है, एंथ्रासाइट भाई साहब ये कोयले का सबसे अधिक अर्थात 80 से 95% कार्बन की मात्रा इसमें होती है एंथ्रासाइट में। और ये लगभग भारत में देखा जाए जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहां पर? J&K में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? कुचुक बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा। रबड़, जैव ईंधन, मॉर्फिन, या फिर कोडीन? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिन। याद रखिएगा जो कुचुक होता है वो मॉर्फिन नामक नशीले पदार्थ का ही स्रोत होता है। जबकि जो कोयला है, कौन सा है? जबकि कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, ये सब जो है गोबर गैस और साथ ही गोबर गैस भी, ये सभी क्या होता है? जैव ईंधन के स्रोत होते हैं। जबकि रबड़ की बात करें तो वैसे रबड़ एक प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? हृदय, किडनी, यकृत, फुफ्फुस। भगवान करे किसी को डायलिसिस की कभी भी आवश्यकता ना पड़े, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई साहब, वृक्क। इसे किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके 3 नाम है, किडनी, वृक्क या फिर गुर्दा। और जो ये डायलिसिस है ये आपकी किडनी से ही संबंधित है, इसके रोग से संबंधित है। जबकि जो हृदय रोग से है भाई साहब, हृदय रोग किसका, ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय रोग से होता है। और यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है। और जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये भी याद रखिएगा, वृक्क या फिर जो गुर्दा या किडनी है इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। मैं लिख देता हूं नेफ्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। याद रखिएगा, डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग होने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है उसे आला भी कहते हैं, आला, उसका नाम होता है एक आला। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। और ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और इस यंत्र के माध्यम से ही जो डॉक्टर होते हैं वो हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। किसकी? हृदय और फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहां अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कटक। देखिए जो चावल होता है यदि आप चावल को मुंह में डालकर चबाएंगे तो क्या करेगा? कटक कटक करेगा, कटक कटक की आवाज आएगी। तो याद रखिएगा बस जो कटक है वहीं पर है आपका केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। और शिमला में क्या है आपका? आलू शिमला। आलू शिमला इसका मतलब आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शिमला में। और देहरादून में, देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड की कैपिटल है। और देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर वन कैसे होते हैं? हरे होते हैं। तो देहरा, हरा हरा होता है वन, तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र हो गया। लखनऊ में आपका सुगंधित पौध संस्थान है वो आपका लखनऊ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 जून को, 5 जून को, 6 जून को या फिर 7 जून को? आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण के जो वैधानिक संरक्षण संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा भाई साहब जो आर्टिकल 243G है, आर्टिकल 243G में ही पंचायतों को लघु सिंचाई के साथ साथ जल प्रबंधन और विकास का भी अधिकार दे दिया गया था। और पर्यावरण या फिर वन संरक्षण के लिए एक नाम आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा का। इन्हीं के नेतृत्व में भाई साहब उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियां की मजार स्थित है। प्रतिवर्ष कहां लगता है? आगरा, बुलंदशहर, मेरठ या फिर सहारनपुर। ये सभी जो है चारों स्थान जो है कहां पर है? यूपी में स्थित है। कहां पर? यूपी में। और जो मेला है तो ये लगता है भाई साहब आपका मेरठ में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है कहां की, किस क्षेत्र की? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर मध्य उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स जो बिरहा लोक संगीत है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशिष्टता है, खास बात है। और बुंदेलखंड में कौन सा? बुंदेलखंड की कंपिल मेला है। बुंदेलखंड में कौन सा है? कंपिल मेला यहां पर लगता है। और जो बिरहा अर्थात विरह शब्द से बना हुआ है और इसमें 12 मासा अर्थात 12 मासा सहित बहुत से भावों का प्रणयन यहां पर होता है। कौन से? किसमें? बिरहा लोक संगीत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, टिमोथी बिल्कुल, लिंकन गोटिसबर्ग को या फिर रे टॉमिल्सन को? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमिल्सन को ही जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तक अग्नि की उड़ान किसका जीवन वृत्त है? फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करिएगा। मुझे पता है कि यहां पर बहुत से लोग कंफ्यूजन में पड़ेंगे। मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री या फिर नरसिम्हा राव? तो देखिए फ्रेंड्स आपने शायद ही आपने इसका इंग्लिश नाम सुना होगा। और इंग्लिश में क्या है? विंग्स ऑफ फायर, जिसे हिंदी में अग्नि की उड़ान कहते हैं। तो भाई साहब ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी के एग्जाम में, अग्नि की उड़ान। तो बहुत से लोगों ने इसका गलत आंसर किया था, गलत विकल्प पर टिक किया था। यदि आपको विंग्स ऑफ फायर देता था तो सभी को याद है, लेकिन भाई साहब हिंदी में भी याद रखना है आपको, अग्नि की उड़ान। तो किसका है ये?
ये भाई साहब आपकी APJ अब्दुल कलाम की है। कौन सी? अग्नि की उड़ान। और इसमें इसका जो है इसके जीवन वृत्तांत है, अर्थात जीवन के बारे में जो घटनाएं घटित हुई थी इनके जीवन में उसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए, और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, इनकी एक और चर्चित पुस्तक थी। कौन सी? तेजस्वी मन, जिसे कहते हैं इग्नाइटेड माइंड। तेजस्वी मन या फिर इग्नाइटेड माइंड, ये भी इनकी दूसरी चर्चित पुस्तक थी। जबकि जो नरसिम्हा राव थे तो फ्रेंड्स इनकी एक पुस्तक थी इनसाइडर, उसे भी याद रखिएगा, इनसाइडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मनमोहन सिंह के बारे में आपने सुना होगा, अभी कुछ ही साल पहले इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा लिखी गई थी भाई साहब, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल वाला भाग है? सौंफ, सदाबहार, सतावर या फिर खस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सौंफ। जो सौंफ होता है फ्रेंड्स, रोजमर्रा इस्तेमाल में की जाने वाली जो सौंफ होती है ये पौधे के फल से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे, अर्थात पूछा गया कि जो प्राचीन भारत थे उसमें निसाका किसको कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण, गाय, चांदी के सिक्के या फिर सोने के सिक्के? यहां पर आप सोने का लीजिए या फिर सोने के सिक्के। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको फ्रेंड्स आप सोना नहीं बल्कि आप इसको तांबा कर लीजिएगा, तांबा। स्वर्ण आभूषण, गाय, चांदी के सिक्के या फिर तांबे के सिक्के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो सिक्कों के नियमित प्रचलन से पहले वैदिक काल से ही जो निस्क होता है, निस्क जो है गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था, निस्क। और उसके बाद में यह व्यापारिक लेन देन में ही प्रयोग होने लगा था। और मौर्य युग तक आते आते ये जो व्यापार व्यवसाय था उसमें नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। और सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे और इन सिक्कों को निस्क और स्वर्ण कहा जाता था। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ऋषि ने, कपिल मुनि ने या फिर जैमिनी ने? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम ऋषि ने ही जो है न्याय दर्शन के ये प्रणेता थे। कौन? गौतम ऋषि, याद रखिएगा। चलिए, और फ्रेंड्स चारवाक ने बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कही थी? कि आप जब तक जियो खुलकर जियो, घी पीकर जियो। जब तक जियो घी पियो, चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े, चाहे ऋण क्यों ना करना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इसके पिता का क्या नाम था? जबरदस्त क्वेश्चन है, धुआं धुआं। अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर शाह द्वितीय ही बहादुर शाह का नाम था। और बहादुर शाह इनको जो है जफर, बहादुर शाह जफर भी कहते थे। तो जफर इनका उपनाम था, जफर भी इनका उपनाम था। और तखल्लुस और जफर दोनों ही इनके उपनाम थे। और भाई साहब ये एक बहुत बढ़िया शायर भी थे, शायर। और आप जानते हैं कि जो भारत में 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसमें दिल्ली से इन्होंने ही नेतृत्व किया था आंदोलनकारियों का। जबरदस्त क्वेश्चन है। उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज का क्विज आपके लिए है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, झीलों का शहर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? कमेंट में लिखिएगा फटाफट से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके धुआं कर दीजिए, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्जाम हॉल में बैठिए और ठंडे दिमाग से इत्मीनान के साथ में क्वेश्चन को पढ़िए और उस पर सही टिक लगाइए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपना नाम मेरिट लिस्ट में शामिल कराकर अपने गांव का, अपने समाज का अपना नाम रोशन करिएगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट धमाकेदार, दमदार, धुआं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।